तो 401वें बोल में विभाव भाव में परदेश पने की अनुभूति व्यक्त की है। ये विभाव भाव में परदेश पने की अनुभूति मतलब कि विभाव हमारा प्रदेश नहीं है, तो ऐसा बताया गया है। अब एक ही द्रव्य में अनंत गुणों का परिवार है, तो वो अनंत गुणों का परिवार हमारा स्वदेश है, तो उस ओर हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार एक ही द्रव्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में गति क्रिया माने विभाव जो कि हमारा प्रदेशपना है, जो कि प्रदेशपना है, और हमारा अनंत गुणों का परिवार जो कि हमारा स्वदेश है। तो विभाव से स्वदेश में जाने यानी विभाव से अपने स्वभाव की ओर जाना, यानी कि उसमें जो गति क्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो गति क्रिया है, और सब अलग अलग विभाव हों, तो ऐसा अनुभव एक ही द्रव्य में कैसे हो सकता है। मैं एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ कि विभाव भाव में प्रदेश पने की अनुभूति व्यक्त की है आपने एक जगह पर। अब अनंत गुणों का परिवार हमारा स्वदेश है, उस ओर हम जा रहे हैं। इस प्रकार एक ही द्रव्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में गति क्रिया और सब अलग अलग विभाव हों, तो ऐसा अनुभव किस प्रकार हो सकता है। देखो, ये जो है ना, ये भावना की बात है कि विभाव हमारा देश नहीं है। द्रव्य पर दृष्टि होने से ये चैतन्य देश मेरा अपना देश है, परंतु चूँकि अभी अधूरी पर्याय है, तो इसके होने के कारण विभाव है, तथापि वह विभाव हमारा देश नहीं है। इस प्रदेश में हम कहाँ आ पहुँचे, इस प्रदेश में हम कहाँ आ पहुँचे, ये सब दृष्टि के विषय की बात है। क्योंकि पर्याय की तरफ एक भी नज़र गई, ज़रा सी भी नज़र गई, यानी अगर आपकी दृष्टि ज़रा सी भी खुली और पर्याय को देखा, तो अनुभूति नहीं है वहाँ पर। तीन काल में अनुभूति नहीं है, यानी 0.0000001% भी अगर आपकी दृष्टिकोण अपने पर्याय की तरफ झुका हुआ है या विभावों की तरफ झुका हुआ है, और विभाव को आपने अपना ज़रा सा भी मान रखा है, तो आपको तीन काल में अनुभूति होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने दूसरे देश में जाके अपने, कहना चाहिए, अतिक्रमण किया है। अपना स्वभाव छोड़कर आपने अतिक्रमण किया। जैसे हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है ना, तो हमारे भाव में भी ये नहीं आ सकता कि हम जो है दूसरे देश को अतिक्रमण करें, हम दूसरे देश में अतिक्रमण करें। हमारे भाव में भी ये नहीं है। देश हमारा कौन सा है, हमारा भारत देश है। इसकी सीमा का 1 इंच भी परदेश में आता है, 1 इंच भी। जब हम घर बनाते हैं तो हमें पूरा मेजरमेंट लिया जाता है ना, तो उसमें एक बाल बराबर भी आप अपनी सीमा से बाहर नहीं हो सकते हो। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपने देखा होगा ना, आधे आधे इंच पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। किसी ने आधे इंच की दीवार ज़्यादा खींच ली, तो वहीं पर पड़ोसी आपसे लड़ने को आ जाएगा कि आपने मेरी आधी इंच मेरी ले ली है। तो बस ऐसे ही ये जो अनंत गुण हैं वो मेरे परिवार हैं, मेरी द्रव्य गुण पर्याय मेरी परिवार है। लेकिन वो जो पर्याय है, उसको, उसमें जो विभाव रूप है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो एकमात्र चैतन्य स्वरूप है। मेरा प्रदेश तो एकमात्र चिल्लोक है, कहते हैं ना चिल्लोक, चैतन्य लोक, ये मेरा मेरा देश है, स्वदेश है। और ये जितने भी परिणाम हैं, ये सब के सब परदेश में हैं। मेरी निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय, अविकारी पर्याय, ये सब भी क्या है, परदेश में शुमार हैं। विभाव में तो मेरा कोई है ही नहीं। जितने भी स्वदेश में गुण हैं, स्वदेश में मतलब इस द्रव्य स्वभाव में जितने भी गुण हैं, वो सब मेरे प्रदेश में हैं, मेरे में हैं। इस प्रकार दृष्टि भले ही अखंड पर है, यानी द्रव्य पर है, फिर भी चारित्रिक की पर्याय आगे बढ़ने हेतु अनेक प्रकार की भावनाएं भाती है ना। चारित्र की पर्याय में आगे बढ़ने हेतु अनेक प्रकार की भावनाएं आती हैं। यह विभाव तो सब प्रदेश है, हमारा स्वदेश तो हमारे गुण हैं। स्वदेश की ओर हमारे पुरुषार्थ की गति है। हमें विभावों की ओर नहीं जाना है। दृष्टि की अपेक्षा भले ही स्वदेश को पूर्ण ग्रहण किया है, लेकिन अभी परिणति की अमुक प्रकार से स्वयं की ओर हुई है। हमारी जो परिणति है वो एक प्रकार से स्वयं की ओर हुई है, इसलिए विशेष रूप से हम स्वदेश में जाएं। मतलब
विशेष विशेष रूप से मतलब कि अभी धीरे धीरे करके हम स्वदेश की तरफ जा रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ की गति स्वदेश की ओर जाए, यह हमारा देश नहीं है, ऐसा भावना में आता है। भले ही अभी विकारी परिणाम है, विभाव पर्याय चल रही हैं, है ना। अभी हम पूर्णतः स्वदेश में नहीं आए हैं, अपने स्वभाव में नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि अपने स्वभाव पर आ रही है और चारित्रिक गुण की जो पर्याय हैं वो धीरे धीरे करके अपने निर्मलता की ओर अग्रसर हो रही हैं, माने अपने स्वदेश की ओर जा रही हैं। तो जब मैंने अपने घर की तरफ मुख मोड़ लिया अपने घर की तरफ, ठीक है ना, तो जो मेरे घर नहीं है, मेरे घर की जो अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ मुझे जाना नहीं है, तो वो अपने आप ही वहाँ से पृथक हो जाते हैं, वो परदेश में शुमार हो जाते हैं। साधक को सर्व प्रकार की भावनाएं होती हैं। साधक को भैया शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है ना, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो जब मैं अपने स्वभाव की ओर अग्रसर हो रहा हूँ तो विभाव भाव अपने आप ही पीछे छूटते चले जा रहे हैं। भले ही अभी पूर्णतः मैं अपने स्वभाव में नहीं आया, माने अभी अनुभव नहीं हुआ है, अपने निज घर में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन चूंकि दृष्टि मेरी अब निज घर की ओर है, तो वो जो विभाव परिणाम है वो अपने आप ही छूटते चले जा रहे हैं, है ना। विभाव की ओर दृष्टि करने पर हमें हमारा वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, और चैतन्य के स्वदेश में जाएं तो वहाँ तो सभी के सब अपने हैं। ये सब विभाव जितने भी हैं जो अपने स्वदेश में नहीं है, वो सब विभाव परभाव है। तो ऐसा भावना में आता है, तो हमें इस बात से ये समझना चाहिए कि ये भावना प्रधान कथन है। ऐसा नहीं कि मैं द्रव्य रूप से एक में दूसरे में जा रहा हूँ। ये भावना प्रधान कथन है कि स्वभाव परभाव से या विभाव भावों से मैं अपने स्वभाव की ओर आ रहा हूँ, है ना। एक ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, एक ही द्रव्य में। ये भावना प्रधान कथन है जी। फिर अब ये प्रश्न आता है कि पर्याय में द्रव्य नहीं है। ये भेदता की बात है। ये आजकल बहुत प्रश्न चल रहा है और हॉट टॉपिक है कि पर्याय में द्रव्य नहीं है और द्रव्य में पर्याय नहीं है, तो पर्याय द्रव्य के साथ एकत्व का अनुभव कैसे कर रखेगी। अभी गुरुदेव ने भी कई बार बोला है ना कि पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, दोनों का बिल्कुल उन्होंने कथनचित शब्द को भी वहाँ पर नकार दिया। तो फिर जब ऐसी बात है तो फिर एक जो पर्याय है वो द्रव्य का एकत्व कैसे कर लेगी, ध्रुव को ध्रुव रूप कैसे स्वीकार कर लेगी, मतलब कि मैं ध्रुव हूँ ऐसा स्वीकार कैसे कर लेगी। देखो ये जो बात है ना, ये जितनी भी बातें कही जाती हैं कि द्रव्य में पर्याय नहीं और पर्याय में द्रव्य नहीं, ये दृष्टि की अपेक्षा बात है। क्योंकि द्रव्य पर दृष्टि रखने से, दोबारा सुनो, द्रव्य में पर्याय नहीं, पर्याय में द्रव्य नहीं, यह दृष्टि की अपेक्षा से बात कही गई है। क्योंकि द्रव्य पर दृष्टि रखने से, अब यहाँ जो बात है द्रव्य, तो इसको ध्रुव समझना कि ध्रुव पर दृष्टि रखने से, है ना, दृष्टि के विषय में एक द्रव्य आता है। द्रव्य पर दृष्टि रखने से मतलब कि उस ध्रुव पर दृष्टि रखने से दृष्टि के विषय में एकमात्र वो ध्रुव आता है। लेकिन परंतु सर्व अपेक्षा से द्रव्य में पर्याय नहीं है, सर्व अपेक्षा से, है ना। और पर्याय में द्रव्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप द्रव्य में पर्याय को बिल्कुल खंडित कर दो। ये आपको ऊपर उठने के लिए कथन है, आपको सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से कथन है कि आपने अगर अपनी एक आंख खुली रखी द्रव्य की तरफ देखने के लिए और एक आंख जो बंद है वो पर्याय की तरफ जो देख रही थी, वो आंख आपने बंद कर ली, अगर वो आंख आपकी खुलती नहीं है तो ठीक, लेकिन कमज़ोरी के वश अगर वो ज़रा सी भी आंख खुल जाए तो आपको अनुभूति नहीं होने वाली है। तो उस डर से बचने के लिए ये कहा जाता है कि भैया तू अपनी पर्याय वाली आंख बंद मत कर, फोड़ डाल, मतलब अपनी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ द्रव्य पर डाल, ध्रुव पर डाल। क्योंकि पर्याय की तरफ ज़रा सी भी भूल चूक से तेरी आधी सी आंख भी खुली रह गई तो वो तेरे को अनुभव होने वाला नहीं है, इसी अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन अगर तुम उसको सर्वथा ही नकार दोगे
तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य की पर्याय होती हैं। पर्याय को द्रव्य का आश्रय है और द्रव्य पर्याय रूप परिणमित होता है। अब द्रव्यत्व गुण को कैसे नकार सकते हो? तो ये दूसरी अपेक्षा है। पहली अपेक्षा आपको ऊपर चढ़ने के हिसाब से बताई जाती है कि अगर आप पर्यायों को ज़रा सा भी अपने अंदर कुछ कचास सी रह गई कि हाँ ये फलानी पर्याय तो मेरी है, तो फिर अनुभूति कभी भी नहीं होने वाली है। और अनुभूति प्रकट करनी है तो भैया पर्यायों को सर्वथा ही नकार देना होगा, क्योंकि द्रव्य और पर्याय में, या ध्रुव, यहाँ पे मैं द्रव्य कह रहा हूँ, वहाँ पर अपने उसको ध्रुव समझना। ध्रुव और पर्याय में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखो, एक द्रव्य के दो स्वरूप हैं, दो स्वभाव हैं, एक पर्याय स्वभाव और एक ध्रुव स्वभाव। तो ध्रुव स्वभाव कैसा है? निष्कंप है। निष्कंप मतलब बिल्कुल निष्कर्म है, निष्क्रिय है, पूर्ण शुद्ध है ना, पूर्ण शुद्ध है और नित्य है, नियत है, ठीक है ना, अबद्ध पुट है, अबद्ध स्पृष्ट है। ये आपका ध्रुव स्वभाव है, जिसमें ज़रा सा भी परिणमन नहीं होता। और द्रव्य का एक दूसरा स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव, जहाँ पर निरंतर परिणमन चलता है। अब ये ध्रुव स्वभाव और पर्याय स्वभाव कोई अलग अलग वस्तु में नहीं है, इन दोनों को मिलाकर एक वस्तु मिल रही है, एक वस्तु बन रही है, जिसका नाम आत्मा है, ठीक है ना, जिसका नाम आत्मा है। लेकिन अगर तुझे अपने उस आत्म द्रव्य को पाना है, आत्म द्रव्य की तरफ लक्षित होना है, तो भाई तुझे उस आत्मा के जो ध्रुव स्वभाव है, उस आत्म द्रव्य का जो ध्रुव स्वभाव है, उसकी तरफ दृष्टि करनी पड़ेगी। क्योंकि दृष्टि की तरफ दृष्टि करेगा माने अपनी पर्याय की तरफ दृष्टि करेगा, चाहे वो निर्मल हो, चाहे विकारी पर्याय हो, तो तेरे को वो ध्रुव नहीं मिलेगा, ध्रुव की तरफ दृष्टि नहीं आएगी और तेरी दृष्टि अनस्टेबल होगी। क्या होगी? अनस्टेबल होगी, वो एक को नहीं पकड़ पाएगी। समझ में आया ना? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि द्रव्य पर्याय से सर्वथा भिन्न है और पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। तो वहाँ पे जब सर्वथा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा, उसको प्रकट करने की अपेक्षा हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा है, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेम ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि नहीं साहब, यहाँ पर तो अपेक्षा लग रही है। इस अपेक्षा को मिटाने के लिए, यानी कि अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं गुरुदेव कि भैया तू कैसे भी करके ध्रुव की तरफ आ, ध्रुव की तरफ आ, ध्रुव की तरफ आ। तो इसलिए वो डांट डपट के कहते हैं कि तू पर्याय की जिद छोड़, पर्याय तेरे में है ही नहीं, भूल जा बिल्कुल, पर्याय को मार डाल, गोली मार उसको, वो तेरे में है ही नहीं। इस अपेक्षा से गुरुदेव वहाँ बात करते हैं। लेकिन अगर हम समझने वाले व्यक्ति हैं, समझने वाला जीव है, तो वो उसको भली भांति समझेगा कि गुरुदेव मेरा भला चाहते हैं, इस अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, तो मुझे भी गुरुदेव को सर माथे रखकर ये बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये आगम वचन है ना, आगम वचन है। आपने गुरुदेव की जब शरण में आए हो तो गुरुदेव वही बात बताते हैं जो आगम में बताई गई बात है, ठीक है। तो अपेक्षा समझेंगे तो हमें बहुत स्पष्ट होगा इस बात का, ठीक है। और बिल्कुल सर्वथा आप नकार दो, ज्ञान में भले ही हो कि एक अपेक्षा से पर्याय बिल्कुल, मतलब सर्व अपेक्षा से पर्याय बिल्कुल भिन्न हो जाए, सर्व अपेक्षा से, तो पर्याय स्वयं ही द्रव्य हो जाएगी, क्योंकि पर्याय का अपना सत्ता होगा ना। इसलिए सर्व अपेक्षा से ऐसा नहीं है। उस बात को बहुत खुले दिमाग से देखो। ये जो अध्यात्म है ना, वो दो तरीके से है। एक तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर, बिल्कुल खुले दिमाग से हमें चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए, सुननी चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। दूसरा, जो मेरे भले का है उसको मैं सर्व प्रकार से स्वीकार करूं, क्योंकि अध्यात्म में सिर्फ एक चीज़ आपके लिए कार्यगर है, और वो है आपका शुद्धात्म द्रव्य ध्रुव। सिर्फ वही कार्यगर है और कुछ कारगर है ही नहीं। एकमात्र उसकी तरफ दृष्टि करेगा तो ही तेरा भला होने वाला है। अगर उसकी तरफ दृष्टि नहीं करेगा तो यहाँ पर भला होने वाला नहीं है। देखो, अभी जो बात बोली थी ना, उसका प्रश्न दोबारा काउंटर किया मुमुक्षु ने कि यहाँ पर द्रव्य यानी कि ध्रुव स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ऐसे दो भाव लें तो देखो बहनश्री क्या बोलती हैं कि ध्रुव अकेला नहीं है, ध्रुव कोई अकेला नहीं है, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा है।
ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा है, उत्पाद व्यय रहित तो ध्रुव नहीं है। ध्रुव अकेला हो ही नहीं सकता, वह उत्पाद व्यय की अपेक्षा, मैंने उपेक्षा बोला क्या? नहीं, गलत बोला मैंने, कि ध्रुव अकेला नहीं है, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा है, उत्पाद व्यय रहित तो ध्रुव नहीं है। अकेला ध्रुव हो ही नहीं सकता, वह उत्पाद व्यय की अपेक्षा सहित ध्रुव है। यानी कि देखो, हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य, माने किसी भी सत्य का, और सत्य माने कि द्रव्य, किसी भी द्रव्य का क्या लक्षण है? उत्पाद व्यय और ध्रुव, है ना। तो किसी अपेक्षा से अंश जुदे हैं किंतु एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। समझ में आया? जी बिल्कुल आया। अब इसका मतलब ये है कि पहले निरपेक्षता से जानना चाहिए, फिर सापेक्षता लगानी चाहिए। यानी ध्रुव ध्रुव से है, पर्याय पर्याय से है, ये पहले निर्णय हो, और ध्रुव पर्याय से नहीं है और पर्याय ध्रुव से नहीं है, ये निर्णय हो। तो पहले ये निरपेक्षता सिद्ध हुई, फिर उसके बाद हम सापेक्षता लगाएं कि पर्याय द्रव्य की है। तो ऐसा समझने में कोई दोष है क्या भाई? जो निरपेक्षपने को यथार्थ समझे, तो उसे यथार्थ सापेक्षपना साथ आता है। इसका मतलब क्या? निरपेक्षपना मतलब सम्यक एकांत, और सम्यक एकांत को ही वो समझे कि हाँ ये है, तो ही उसको जो है ना सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत साथ में चलेगा, सम्यक अनेकांत साथ में चलेगा। जो सम्यक एकांत की तरफ जिसकी दृष्टि है ना, उसको ही सम्यक अनेकांत माना जा सकता है, उसको स्वीकृति होगी सम्यक अनेकांत की। समझने के लिए भले ही पहले आए बाद में आए, लेकिन यथार्थ प्रकट हो तो उसमें दोनों साथ आते हैं, यानी अपेक्षा और निरपेक्षता दोनों साथ में लगेंगे। जो यथार्थ निरपेक्षपने को समझे उसके साथ सापेक्षता होती ही होती है। भाई जहाँ पर सम्यक अनेकांत है वहाँ पर सम्यक एकांतपना होता ही होता है, या जहाँ पर सम्यक एकांत है वहाँ पर सम्यक अनेकांत होता ही होता है। यही रीति है। अकेला निरपेक्ष पहले समझाकर फिर सापेक्ष समझाएं, ये तो व्यवहार की रीति है, ये तो व्यवहार की रीति है। मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, उस अपेक्षा से ये बात कही जाती है कि पहले निरपेक्ष समझ फिर सापेक्ष समझ। अनादिकाल से तूने अपने स्वरूप की ओर तो दृष्टि की नहीं, इसलिए भले मानस अभी द्रव्य दृष्टि कर, अपने ध्रुव की तरफ दृष्टि कर। पहले निरपेक्ष द्रव्य को पहचान, निरपेक्ष द्रव्य को पहचानने के साथ फिर सापेक्षता क्या है वह उसमें अपने आप ही समाहित हो जाता है। अकेला निरपेक्ष आए तो निरपेक्ष यथार्थ नहीं है, समझ बात को, वो मिथ्या एकांत हो जाएगा, वो मिथ्या एकांत हो जाएगा, है ना। लेकिन यथार्थ निरपेक्षपने को समझेगा तो उसमें यथार्थ सापेक्षपना अपने आप ही शामिल है। समझने में दोनों साथ हैं, अकेला निरपेक्ष एकांत हो जाता है।